ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड ये वू को अपने फ्रेंड फुयान के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पे दिखाया जाता है। तभी उसकी फ्रेंड शॉक होके बोलती है कि अरे वाह, तुमने चाइना आते ही इतना बड़ा काम कर दिया, आखिर में मानना पड़ेगा तुम्हें। उसकी ऐसी बातें सुनकर बाकी सारे लोग उन दोनों की तरफ देखते हैं। फिर ये वो कल रात की बात याद करती है। वहाँ पर वह मेल लीड गू यूबेई के साथ एक होटल रूम में थी और फीमेल लीड को देखकर मेल लीड की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। फीमेल लीड ये वो उसके पास जाकर उसे किस करती है, जिससे वह भी किस करता है, और ये सब सोचकर ही वह अपने ही ख्यालों में खो जाती है। बार बार उसके बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी। तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है। वह कॉल पर कहते हैं कि तुम्हें पता भी है, तुम्हारे लिए एंटगू ने कल सब कुछ कैंसिल कर दिया था। वह कहते हैं कि तुम्हें पता भी है, मैंने अपने हाथों से सारा खाना बनाया था। पूरे 6 घंटे हम लोगों ने तुम्हारा इंतजार किया और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। कितने कॉल किए, वीचैट पर कितने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं मिला। आखिर तुम में थोड़ी भी मैनर्स नहीं है। अब तुम कहाँ हो, बोलो, जल्दी आओ। वह कॉल करके अपनी दोस्त को बोलती है, मुझे अभी जाना पड़ेगा अपनी फोर्थ स्टेप मदर के यहाँ। हमारी फीमेल लीड ये वो जब 3 साल की थी तभी उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। तब से वह अपने पापा के साथ ही रहती थी, पर उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की, कभी उस पर भरोसा नहीं किया, नहीं कभी उसकी कोई बात सुनी। दूसरी तरफ होटल रूम में हमें मेल लीड गुयू बेई को दिखाया जाता है। वह बाथरूम से आकर टेबल पर ये वू की आईडी देखता है और उसे अपने पास रख लेता है। ये वू भी अपने फोर्थ स्टेप मदर के घर पे लगेज लेके आ जाती है। वहाँ की मेड उसे कहती है, आप सामान रख दीजिए, मुझे मैडम ने कहा था कि आप जल्द ही आएंगी। मुझे उन्होंने आपसे कहने को बोला है कि इसे अपना ही घर समझिए, बिल्कुल आराम से रहिए, आपके लिए उन्होंने आपका कमरा तैयार रखा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जिससे फीमेल लीड कहती है कि आंट गू और हांसू काफी काइंड है। उसकी बातें सुनकर वह भी कहती है, तुम भी बहुत अच्छी हो। कमरे में आकर ये वो अपने पापा को कॉल करके पूछती है, गू आंट इतनी रिच है, आखिर में आपने उन्हें कैसे फंसाया। जिससे वह कहता है, अपनी बकवास बंद करो और वहाँ उल्टा सीधा कुछ मत करना। ये स्टेप मदर तुम्हारी बाकी स्टेप मदर से अलग है, तो पहले की तरह बिहेव मत करना। तभी ये वू को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे जब वह छोटी थी, 3 साल की उम्र में उसकी माँ की डेथ हो गई और 4 महीने के अंदर ही एक नई स्टेप मदर चली आई। एक बार उनकी प्रेशियस वास टूटने पर उन्होंने बहुत ही डांटा। तभी उसके पापा ने भी उसका साथ नहीं दिया, वह दोनों उसे मारते रहे। फर्स्ट स्टेप मदर के मरने के बाद सेकंड स्टेप मदर आई, पर वह भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने उसे झूठे चोरी का इल्जाम लगाया था। जब वह 15 साल की थी तभी अपनी बेटी की साइड लेकर मुझे 6 महीने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया। तभी वह कहती है, आपने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। ये झेंग वहाँ पर कहता है कि बचपन से ही तुम ऐसी ही हो। वहाँ पर पुलिस उसे ले जाती है। वह मना कर रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। प्रेजेंट में वह ये सब सोचकर अपना आंसू पोंछती है और हंस के कहती है कि तुम दोनों की शादी मैं नहीं होने दूंगी। तभी रात को वह डाइनिंग हॉल पे होती है और मिल्क का पैकेट खोल के पीने ही वाली होती है कि वह मेल लीड गुयू बेई को वहाँ देखती है। वह उसे वहाँ पर देख घबरा जाती है और मिल्क उसके ड्रेस पर गिर जाता है। ये मोमेंट दोनों के लिए थोड़ा अजीब था। वह वहाँ से जाने लगती है। गुबेई उसे रुकने को बोलता है और उसे उतारने को बोलता है, जिससे वह उसे घबरा के देखती है और पूछती है, जिससे वह कहता है जो स्लीपर्स उसने पहने हैं वह उसके हैं। वह खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वह ये जेंग की डॉटर ये वू है। वह कहती है, तो तुम मेरे ब्रदर हो। वह उसे देखकर सोचता है कि अब ये वेल बिहेव्ड होने का प्रिटेंड कर रही है। फिर वह उसके थोड़ा सा और करीब आकर कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है, और मिल्क का पैकेट देकर उसे वह ट्राई करने को बोलती है, जिससे वह उसे गौर से देखता है, फिर चला जाता है। वह कहती है, ये तो शर्मा गया। सुबह हम ये झेंग को गुमिन गमेई, उसकी नई वाइफ जिससे शादी होने वाली थी, उसकी काफी केयर कर रहा था। ये सब देख के ये वो हंसकर नीचे जाती है। वह कहती है कि एंट गू, आप तो काफी सुंदर हो, मुझे आप बहुत पसंद हो। ये झेंग कहता है कि हम अभी वापस नहीं जा सकते, तो तुम कुछ दिन ओएनएफ ले लो और एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, तुम कौन सा पास होगी। जिसे एंट गू टोक कर कहती है। इससे बच्चों का हौसला टूट जाता है। फिर वह मेड से पूछती है, कल रात को कौन आया था। वह कहती है, अटॉर्नी वो आए थे और सुबह होने से पहले चले भी गए। एंट गू कहती है, ऐसे कैसे चला गया, अगर थोड़ी देर रुक जाता तो हम सब लोगों के साथ मिलकर वह ब्रेकफास्ट करता और सबसे मिल भी लेता। ये वो कहती है कि मैं मिली थी कल ब्रदर से, वह काफी हैंडसम और काम टेम्पर वाले भी हैं। वह कहती है कि इसका मतलब तुम गू याओ से मिल चुकी हो, पर मैंने तो उसे कहीं भेजा था। ये वो कहती है कि वह आप ही की तरह अच्छे हैं, जिससे एंट गू कहती है, तुम भी बहुत अच्छी हो, काश तुम मेरी कोख से हुई होती। ये वो बालकनी में जाकर शियारान से कॉल पर बात करती है। तभी उसे कहता है कि कल रात जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने कैसे मेरा नंबर ले लिया और मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। अब तुम्हें भी आकर मेरा साथ देना पड़ेगा। वह पूछती है, क्यों। वह कहता है, आखिर में हम दोनों बचपन से बड़ी हैं, तुम क्या मुझे ऐसे बुली होते हुए देखोगी। वह कहती है,
कोई नहीं, मैं सब देख लूंगी। फिर अगले ही सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, उसके साथ काफी बंदे थे। फिर वहाँ ये वो आती है, फिर उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर सबको पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अटॉर्नी गू अपने फ्रेंड शुलिंग शियाओ के साथ क्लब में था। उसका फ्रेंड उससे उस रात के बारे में पूछता है। वह उसे वह लड़की कैसी थी पूछ रहा था, जो ये वो ही थी। तो उसका और एक फ्रेंड जिंगयुन बोलता है कि काफी सुंदर थी, इसीलिए यूमे खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। फिर वह पूछते हैं कि क्या आपने उस दिन मजे किए। उसके कुछ नहीं बोलने पर कहता है कि क्या अब वह ये सब नहीं कर सकता। ये बोलकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। वह कहता है कि उसके पीरियड आ गए थे। फिर उसे एक कॉल आता है, वहाँ पर कोई कहता है कि उसे वहाँ से बचाए, किसी ने उस पर झूठा केस लगाया है। फिर दूसरी तरफ ये वो पुलिस वालों को सब कुछ बता रही थी कि कैसे उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की और उसे बुली किया, और पुलिस उन लोगों को डांट लगाता है। तभी वह कहता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। तो वह पुलिस कहती है कि तुम्हारा मतलब इस लड़की ने तुम्हें बुली किया, जो तुम्हारे बराबर भी नहीं है। फिर वहाँ पे अटॉर्नी गू आते हैं। ये वो जाके सीधा उसके गले लग जाती है और कहती है, तुम यहाँ मुझे बचाने आए हो। जिसे आयाओ देखकर शॉक हो जाता है और सोच रहा था ये क्या हो रहा है। घर पर आते ही बात करते हैं। अटॉर्नी गू कहता है, तो मामला सुलझ गया, मैं जाता हूँ। उसकी बहन उसके ब्रदर इन लॉ से अच्छे से बात करने को बोलती है, जिससे ये वो थोड़ा चौंक गई। जानती है कि वह आंट गू के बेटे नहीं है। फिर उसे पता चला वह तो उन्हें अंकल बोलेगी। वहाँ पर ये झेंग अपनी बेटी को डांटता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, पर तुम सुनती ही कहाँ हो। आंट को अपने बेटे को उससे माफी मांगने को बोलती है, जिससे वह साफ इनकार कर देता है। कहता है कि ये बुरी है। नीचे आया और किसी से बात कर रहा था कि वह बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसे ये वो सुन लेती है और कहती है कि उसे पता है कि वह उन्हें पसंद नहीं करता और वह भी अपने पापा को पसंद नहीं करती, और आइडिया देती है कि कैसा रहेगा कि हम दोनों मिलकर उन दोनों को अलग करें। जिससे वह कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम करो और अपने पापा को लेकर चली जाओ। फिर वह उसे ब्रदर बोलने से मना करता है और चला जाता है। ये सब ऊपर से स्टोरी गू देख रहा था। जब ये वो उसे देखती है तो फ्लाइंग किस करती है। सुबह को जब अटॉर्नी गू जाने के लिए निकलता है तो उसे ये वो रोक लेती है और उसे लिफ्ट देने को बोलती है, तो वह साफ साफ मना कर देता है उसे। पर वह कहती है, होटल में तो तुम ऐसे नहीं थे। फिर कार में बैठते हुए वह कहता है, अगर तुम्हें और तुम्हारे पापा को मेरी सिस्टर की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वो सोचती है, तो ये बात है जिससे ये मुझ पर इतना अपसेट है। फिर वह एश्योरेंस देकर कहती है कि डोंट वरी, मुझे भी नहीं पसंद कि ये शादी हो। फिर वह लोग कार से उतर के ऑफिस की तरफ आते हैं। उसका फ्रेंड जब ये वू को देखता है तो वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर ये वो उसे अंकल बोलती है, तो वह गू बेई से पूछता है। ये वो कहती है कि गू बेई को अगर वह अंकल कहती है तो उसके फ्रेंड को भी वह अंकल बोलेगी। फिर वह यूवेई से कहता है कि देखो, भले ही तुम उसे अंकल बोलो, लेकिन मुझे तुम ब्रदर बोलना। फिर वह कहता है कि मुझे और तुम्हारे अंकल को कुछ काम है। बाद में ऑफिस में आकर गूबेई से इस बारे में पूछता है। गूबेई कहता है कि ये लड़की ये वो है, इसके पापा ये झेंग मेरी बहन से शादी करने वाले हैं। तो उसका कहता है कि उसका पापा तुम्हारी बहन के साथ और तुम उसकी बेटी के साथ। फिर वह उसे टीज करते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम उसके पापा को ब्रदर इन लॉ बोलोगे तुम्हारी बहन की तरफ से, और अपनी बहन को स्टेप मदर बोलोगे इसकी तरफ से। जिससे गूबेई कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये सब बातें सुनकर वह कहता है, ये सब छोड़ो और केस पर ध्यान दो। उसका फ्रेंड कहता है, पर तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन इससे भी ज्यादा उलझी हुई है। वह कहता है कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करने को बोला था ना यू जेंग के बारे में, तो कुछ बातें पता चली। उसने पहले भी कई शादियां की, पर गौर करने वाली बात यह है कि उसकी सारी वाइफ कैसे न कैसे करके मर गई। ये थोड़ा अजीब है। दूसरी तरफ येवू को होटल में देखते हैं। वहाँ वह झांग मिन की बेटी गुओ मिनशू से मिली। फिर वह येवू से कहती है कि कितने दिनों के बाद मिले। येवू तभी पास्ट को याद करती है कि कैसे उसके पापा के सामने वह अच्छी बनने का नाटक करती और उनकी पीठ पीछे उससे बुरा बर्ताव करती। उसने येवू को झूठे केस में फंसाकर पुलिस के हाथों जेल भिजवा दिया था और उसके पापा ने भी उसका भरोसा नहीं किया। ये सब याद कर रही थी। वह येवू से कहती है, सुना है तुम्हारे पापा ने फिर से किसी रिच लेडी को फंसाया है। इस बार इनहेरिटेंस में तुम्हें कितना शेयर मिलेगा। फिर वह उसे मारने ही वाली होती है। कैमरा देखकर साइड में ले जाती है, फिर बाहर लाकर उसे बुली करती है। ये सब दूर से गू बेई देख रहा था। वह आने वाला होता है। ये वो एक पत्थर उनके तरफ मारकर वहां से बच निकलती है। फिर वह लड़कियां उसके पीछे जाती है उसे ढूंढने के लिए। गू बेई सोचता है कि आखिर इतने लोगों से कैसे वह बच पाएगी। जब वह कार की तरफ आता है तभी वहां पर ये वो बैठी होती है। वह कहती है उसने उसकी कार देखी, उसके पास उसका बैग नहीं है, उसमें उसका फोन और वॉलेट था। अब वह कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए उसकी हेल्प मांगती है, जिससे वह नहीं करता। ड्राइवर से कार चलाने को बोलता है और वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में येवू की तबीयत और भी खराब हो जाती है और वह बेहोश होने वाली होती है। गू बेई का ड्राइवर उसे बोलता है कि अंधेरी रात को उसकी नीस को सड़क पे छोड़ना अच्छा नहीं होगा, जिससे वह फिर से पीछे लेने को बोलता है। वहां पर जाकर येवू को बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर वह उसकी हाथों पर चोट देखता है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वहां पर डॉक्टर उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है और पूछता है कि जो आदमी उसे वहां पे लाया था
क्या वह उसे जानती है? फिर वह कहती है कि गर्लफ्रेंड ही समझ लो। वह हंसता है तो वह पूछती है, जिससे वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसने नई गर्लफ्रेंड बना ली। वह खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वह गुयू बेई का फ्रेंड लू बिंगवैन है। फिर वह उसे खुद का ध्यान रखने को बोलकर गू बेई के पास चला जाता है। वह जाकर गू बेई से कहता है, ये तो खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बता रही है। अगर तुम चुप हो तो इसका मतलब सही होगा, पर वह काफी यंग है। गू बेई उससे कहता है, तुम अपनी जुबान बंद करोगे। फिर से लू बिंगवेन कहता है कि सच कहूं तो जब वह आई तो एक पल के लिए मुझे सोंग निंग वापस आ गई ऐसा लगा। फिर कार में ये वू को बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, तो वह कहती है कि नहीं, इस हालत में नहीं जा सकती। अगर उन्होंने चोट देख लिया तो फिर से बोलेंगे कि फिर से कुछ गड़बड़ करके आई हूँ। तभी वह कहता है कि तो फिर होटल बुक कर देता हूँ। फिर से वह कहती है कि नहीं, ये भी नहीं हो सकेगा क्योंकि मेरी आईडी खो गई है और मिल ही नहीं रही है। फिर गू बेई को याद आता है उस दिन होटल में अपना आईडी तो वह भूल गई थी। वह कहता है कि होटल बुक कर दूंगा। फिर वह कहती है कि मैं अपनी बॉडी से तुम्हें रीपे कर दूंगी, जिससे वह कुछ कह नहीं पाता। फिर होटल में उसका रूम दिखाकर रेस्ट करने को बोलता है, तो वह कहती है कि क्या तुम नहीं रुकोगे मेरे साथ? फिर वह कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे पापा से डर लगता है ना। फिर वह दूसरी तरफ होता है और फाइल चेक कर रहा था कि तभी वहाँ लाइट चली जाती है, जिससे ये वो जोर से चिल्लाती है। वह जब वहाँ पर आता है तो उसे वह गले लगा लेती है। गुबेई भी हक किया होता है। फिर लाइट के आने पर वह टॉवल में गुबेई के सामने थी, तो एम्बेरस्ड फील करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसका कार्ड गुबेई वहाँ पर छोड़ जाता है। रात को उसे ये वू के सपने आते रहते हैं, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाता। सुबह जब वह उठती है तभी एक शर्ट में थी। फिर एक कलीग को बोलती है, लास्ट नाइट काफी इंटेंस था, गू बेई से कहने उसकी शर्ट ले रही हूँ। फिर सारे ऑफिस के कलीग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर गू अकेले में ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बाहर शियारान आके उसे पिक करता है। वह उसे अपना बैग ढूंढने को बोलती है। फिर जब गू बेई को देखकर हाय करती है तो वह देखता ही नहीं। फिर ग्रुप में हो रहे ऑफिस गॉसिप के बारे में उसे पता चला। लोग बोल रहे थे कि कल इमरजेंसी रूम में गू बेई एक लड़की को लाए थे और उस लड़की ने एडमिट किया कि वह लोग एक साथ थे। एंड में गूबे ग्रुप में मैसेज भेजकर चुप रहने को बोलता है। फिर रात को डिनर टेबल में आंट गू उसे खाने को बोलती है। वह कहती है कि आंट गू और गू बेई दोनों अच्छे हैं। आंट गू कहती है कि गू बेई वर्कहोलिक है, जिससे ये वू कहती है, पर फिर भी वह अच्छे से ख्याल रखते हैं मेरा। फिर वह आंट गू से पूछने को बोलती है और गू बेई को टीज करती है, जिससे वह हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। ये वो भी चली जाती है, पर वह आंट गू से पूछती है कि क्या उसको उसकी माँ हुआ नान के बारे में कुछ पता है, जिससे वह काम का बहाने बनाकर चली जाती है। फिर ये वो सोचती है, फिर से मैं और गू बेई एक ही छत के नीचे अकेले। फिर वह काम कर रहा होता है, पर उसे बार बार ये वू के ख्याल आ रहे होते हैं। जब वह सोने जाता है बेड पे वहाँ पर ऑलरेडी ये वू होती है। उसके पूछने पर वह कहती है कि उसके बाथरूम का शॉवर खराब हो गया है, इसीलिए वह वहाँ आई थी, पर बेड इतना कंफर्टेबल है कि वह सो गई थी। फिर वह उसे वहाँ से दूर करता है। सुबह ये वो उसे देखकर बिना नाश्ता लिए ही उसकी कार में बैठ जाती है। उसके क्या हुआ पूछने पर वह उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास मेरा वॉलेट और फोन नहीं है, क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? जिससे वह मना करता है। फिर वह कहती है कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर दोगे तो, जिससे वह मना करता है। वह कहती है, तुम्हारी वजह से कल मुझे चोट लगी, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा रही और तुम दवाई के लिए भी पैसे नहीं दे रहे हो। फिर वह दवाई लाकर उसे देता है। वह उसे देखने से मना करती है, तो वह दूसरी तरफ देखता है। ये वू को गाड़ी से आते हुए उसका फ्रेंड शियारान कहता है कि मुझसे राइड मांग लेती, मैं दे देता। तुम्हें पता नहीं कि मैं यंग मास्टर हूँ? वह पैसों की बात करती है तो कहता है, मुझसे मांग लिया होता मैं दे देता तुम्हें, उससे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह लोग अंदर चले गए। वहाँ पर मिंगशुआ थी। बैग मांगने पर उसने एक गेम का चैलेंज किया। गेम के रूल के मुताबिक अगर वह जीती तो बैग ले जा सकती है, वरना हारने पर कपड़े उतारने पड़ेंगे, जिससे शियारान कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर ये वो उसे शांत करवाती है। मिंगशुआ कुछ लड़कों को भी बुलाती है। पहले राउंड में हारने पर जैकेट खोलती है, फिर वह नेक्स्ट राउंड में जीत जाती है। वह दोबारा बोलती है तो सारे ये वो के सपोर्ट में बोलकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर मिंगशुआ उसे उनका बैग लौटाकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शियारान सबको ड्रिंक करने को बोलता है। फिर सब मिलकर वहाँ पे ड्रिंक करते हैं। ये वो अपने बैग से यूएसबी निकालकर चेक करती है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा। जो लड़का ये वू के स्टैंड में बोल रहा था, वह जानबूझकर उसे ड्रिंक करवा रहा था। ये वो कहती है कि वह वॉशरूम से आकर ड्रिंक करेगी। वहाँ पर वह नशे की हालत में जा रही थी। वही लड़का उसकी हेल्प करने के बहाने उससे बदतमीजी करने लगता है। वहाँ पर गुबेई आता है और उसके पूछने पर कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। गुबेई कहता है कि वह उसका अंकल है। फिर वह वहाँ से ये वो को ले जाता है और कहता है कि क्या तुम विदाउट मेन सर्वाइव नहीं कर सकती? फिर वह सोचती है कि गुबेई उसके बारे में ऐसा सोचता है। फिर वह किस करती है और पूछती है कि क्या वह उसे लाइक करता है। वह बिना बताए चला जाता है। उसी रात को भी गुबेई को ये वू के सपने आए और यूएसबी में उसे पता चलता है कि एंट गू और उसके पापा पहले से ही रिश्ते में थे। उनकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई। सुबह जब वह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वह पूछती है कि अंकल कहाँ हैं? तो एंट गू कहती है उसे कुछ जरूरी काम था,
इसीलिए वह चला गया। दूसरी तरफ गुबेई वहाँ अपनी फ्रेंड सुमुकिंग से मिलता है। वह वहाँ पर उसे गले लग के अंदर चले जाते हैं। ये सब येवू देखती है। तभी गार्ड उसे रोक लेता है। फिर जब सुमुकिंग बाहर आती है तभी वह येवू से पूछती है तो वह खुद को गुबेई की गर्लफ्रेंड बताती है। तभी लिन बिंगवेन वहाँ आता है। फिर सुमुकिंग कहती है कि वह येवू की साइड है। फिर सब अंदर आती हैं। सुमुकिंग अंदर जाकर बाकी दोस्तों से येवू को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये गुबेई की गर्लफ्रेंड है। उसका फ्रेंड पूछता है कि ये कैसे? ये तो तुम्हारी नीस थी ना। वह सबको कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुमुकिंग उसे लेकर जाती है और उससे पूछती है उनका रिलेशन किस लेवल तक गया है, तो बताती है उन दोनों ने किस किया है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद गुयुन को कॉल आता है। ये वो कहती है कि वैसे भी मैंने नहीं पी है और हम दोनों साथ में रहते हैं एक ही घर में, मैं तुम्हें ले चलूंगी। घर पहुंचकर ये झेंग ये वू को थप्पड़ मारता है और पूछता है कि उसने एंड गू की नेकलेस कैसे चुराई। ये वू को अपना पास्ट याद आ जाता है, कैसे उसने बचपन में भी ऐसे गलत इल्जाम लगाकर उसे झूठा साबित किया था। प्रेजेंट में ये वू अपने पापा एंड गुबेई जो सबकी तरफ एक एक बार देखती है, फिर कहती है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया है। फिर अपना लगेज पैक करके चली जाती है। इतनी ठंडी में एक गाड़ी आती हुई दिखती है, उसे रोकती है तो उस गाड़ी में गुबेई था। वह कहती है तुम्हें पता है ना? वह कहता है मुझे पता है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वह कहती है कि मुझे शॉवर लेना है। वह कहता है कि शॉवर लेके तुरंत चली जाना। दूसरी तरफ गुबेई का फ्रेंड उसके डोर पे कुछ काम से आया था और वह कहता है कि क्या हुआ, अंदर कोई है क्या? अंदर से ये वू आवाज करती है कि हेयर ड्रायर कहाँ पर है। उसका दोस्त ये वू को देख लेता है। थोड़ी देर बाद ये वू उसके पास आकर बैठती है तो वह दूर होने लगता है तो वह कहती है कि उसे तो रोमांस करना भी नहीं आता, जिससे वह उसे करीब करता है। इससे ये वू नर्वस हो जाती है। वह उसे दूर करके कहता है कि इतनी भी बरी नहीं हुई हो और उसे बाहर कर देता है। बाहर उसका फ्रेंड भी खड़ा होकर सोच रहा था कि ये दोनों कर क्या रहे होंगे। फिर ये वो उसे देखकर हंस देती है। फिर उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं और एंड गू कितना वरीड हो गए थे तुम्हारे बारे में। तुम बिना बताए कैसे जा सकती हो? किस मन की हुडी पहनकर घूम रही हो ऐसे? फिर वह कहती है मेरी माँ जब मैं 3 साल की थी तभी गुजर गई, तो मुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। फिर शिया राण वहाँ आता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपसेट हो। तुम्हारे पापा से फिर से बहस हुई, उनकी कार देखी मैंने। वह कहता है कि मैं तुम्हें रिलैक्स्ड करने के लिए एक जगह ले जाऊंगा। वह एक जगह जाती है और वहाँ अपने अकेलेपन को छोड़ देती है। वहाँ पर गुबेई भी आया होता है और एक डील उन लोगों ने साइन भी कर ली होती है। काफी फ्रेंड वहाँ पर ये वू को देखता है और कहता है देखो तुम्हारे पीछे पीछे वह भी यहाँ आ गई। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों तो ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का एक्सेप्ट कर लिया होता। रात को सारे फ्रेंड्स मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। वह लोग ये वू और शिया रान को किस करने को बोलते हैं, जिसे देखकर गुबेई सोचता है मैं क्यों गुस्सा हूँ। वह चला जाता है। शिया रान बोलता है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सुबह ये वू उसे कॉल करती है पर गुबेई नहीं उठाता। अपनी फोटो भेजती है। वह डाइविंग करने का सोचती है और रेडी होती है। वहाँ मिंग शुआ अपने दोस्तों के साथ होती है। ये वू को वहाँ पर देखकर वह उस आदमी को कुछ पैसे देकर प्लान बताती है। वहाँ पर गुबेई आया होता है, फिर जाने लगता है पर बाद में उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जब उसे पता चलता है कि जो इंसान डाइविंग के लिए गया है काफी देर से नहीं आया है, तो वह सैंडल देखकर पहचान लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। अंदर पानी में ये वू का दम घुट रहा था। उसे अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज याद आती हैं। कैसे जब वह 3 साल की थी उसकी मॉम की डेथ हुई, कैसे बाउल का गर्म सूप गिर करके उसे चोट लगी और उसे डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। गुबेई उसे बाहर निकालता है और किस करता है। हॉस्पिटल में जब वह उठती है तभी उसे खुद के पास रहने को बोलती है। फिर उसे किस करती है। वह कहती है अब हिसाब बराबर हुआ। वह बाहर आता है। उसका दोस्त पूछता है कि वह कैसी है, तो वह कहता है अब तुम्हें कैसे बताऊं। आंखें खुलते ही अपनी हरकतें दिखा दी। बाद में उसके पापा उसे कॉल करते हैं और आने को बोलते हैं, पर जब उसने सुना गुबेई भी आ रहा है मान गई। वहाँ पर आंट गु अपने बेटे से माफी मांगने को बोलती है तो वह कहती है रहने दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता, और उसे चिढ़ाती है। फिर टेबल में गुबेई की बात होती है कि उसे कोई पसंद थी, अब वह दूर है, अब उसका क्या प्लान है। इसे सुनकर वह चिढ़ जाती है। वह आयाओ से पूछती है कि उसके अंकल की गर्लफ्रेंड कौन थी। वह कहता है पहले थी। वह खुश होकर कहती है मतलब ब्रेकअप हो गया। तो वह कहता है कि किसने कहा ब्रेकअप हो गया, पर कुछ कह नहीं सकते उन दोनों के बारे में। फिर वह पूछता है कि यह सब तुम्हें क्यों जानना है। वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें उसके दोस्त शियारान और फुयान के साथ एक बार में दिखाया जाता है। वहाँ वह बोलती है कि चलो हम भी जाके एंजॉय करते हैं। शियारान कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। वह दोनों जाकर मेल मॉडल के साथ डांस करके काफी एंजॉय करते हैं। इसी टाइम पे सुमुकिंग उसे देख लेती है। उसे कॉल आता है। वह लोग कह रहे थे गुबेई और बाकी दोस्त आ रहे हैं। वह लोग आते हैं। उसका फ्रेंड ये वू को देखता है और गुबेई को इशारा करता है।
वह ये सब देखकर वहां से चला जाता है। ये वो उसे देखकर पीछे पीछे चली जाती है और पूछती है, वह लोग क्या कर रहे हैं? शियारान आकर ये वो को ले जाने लगता है। गुबेई हाथ पकड़ के रोक लेता है। ये वो अपना हाथ छुरा लेती है। गुबेई उसे ले जाकर किस करता है। वह कहता है कि ये सब क्या था, जिससे वह कहती है, मैं ऐसी ही हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। वहां से गुबेई चला जाता है। हफ्तों तक दोनों ने बात नहीं की। बाद में गुबेई काम के लग गया और उनका केस क्लोज होता है। सब उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, पर वह खुश नहीं था। उसका दोस्त उससे ये वू के बारे में पूछता है तो वह कुछ नहीं कहता। वह पूछता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों हो। दूसरी तरफ होटल का एक्सटेंड एक हफ्ते के लिए बना रही थी। तभी ये वू को पता चला कि उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है। वह गुबेई के पास जाकर कहती है कि इमरजेंसी के टाइम पे तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वह सोचता है कि पहले अप्रोच करके गायब हो जाना, फिर से लौट कर चले आना। उसका फ्रेंड वहां पर बोलता है, अगर तुम नहीं ले जाओगे। वह उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, और ये वू का लगेज लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर ये वू कहती है, अगर इनकन्वीनियंट लग रहा है तो मैं जियांग अंकल के पास चली जाऊंगी, जिससे वह मना करता है। जब सुबह उठती है तो मेड को देखकर उसके बारे में पूछती है तो वह हंसकर बोलती है, काफी सालों से हाउसकीपर है। फिर वह अपनी मैडम को कॉल करके बोलती है कि गुबेई की गर्लफ्रेंड है, वह उन्हें घर लाए हैं। दूसरी तरफ फुयान ये वू को बुलाती है और अपनी जगह पर उसे डेट पर जाने को बोलती है। वह कहती है कि तुम क्यों नहीं जाती हो, जिससे वह कहती है, जिस टाइम पर उस ब्लाइंड डेट से मिलने का टाइम है, उस टाइम पर मेरे क्रश के साथ मूवी देखने का प्लान है। अब तुम ही बोलो भला कैसे मैं मिस कर सकती हूँ। वह कहती है कि तुम शियारान को भी तो बोल सकती हो। वह कहती है कि प्लीज मान जाओ, जिससे वह हामी भरती है। होटल में ब्लू हेयर कलर में हैवी मेकअप करके अलग स्टाइल में जाती है। जब पीछे से उसे ये झेंग देखता है तो कहता है कि कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर सोचता है कि नहीं, उसकी बेटी ऐसी स्टाइल में आ ही नहीं सकती। वह ब्लाइंड डेट चेन युयांग से मिलती है। उसे देखकर वह मुंह बना लेता है। वह कहती है, तुम ही वह हो ना जिससे मेरे पापा ने ब्लाइंड डेट फिक्स की है। मैं हूँ फुयान। फिर वह कहती है कि इतने हैंडसम तो नहीं हो, पर चल जाएगा। और हाँ, मुझे एक विला चाहिए, एक लैम्बोर्गिनी। उसका कलर ब्लू होना चाहिए मेरी बालों की तरह। और बाकी का तो पता ही है ना, 2 बच्चे करेंगे और 2 कुत्ते 2 बिल्ली पालेंगे। तीनों बच्चों के साथ खुश रहेंगे। जिससे उसने बोला कि अभी तो तुमने 2 कहा था। वह कहती है, ओह भूल गई थी, पेट में जो पल रहा है बच्चा उसे मिलाकर। वह गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पापा ने तुम जैसी लड़की को कैसे भेज दिया, मैं पीएचडी होल्डर हूँ। दूसरी तरफ आंटगू सारी फैमिली के साथ वहां पर थी। वह ये जेंग को उनकी माँ से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। बाद में उसकी माँ और गुबेई बाहर आते हैं। वह वहां पर ये वू को देखता है। ये वू उस लड़के से कहती है, तो फिर क्या सोचा है, जिससे वो मना करता है। तो वह कहती है, तुम ऐसे दिख रहे हो, पर मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। फिर वह कहती है कि मेरे लिए जिन्या ब्रिज से हुआनियन गेट तक लड़के हैं। वह गुस्सा होकर चला जाता है। वह जाने ही वाली होती है कि वेट्रेस बिल देने को बोलती है। वह कहती है, उस इडियट ने बिल भी नहीं दिया। फिर वह कहती है कि वह रेस्टरूम से आती है, जिससे वह उसे पकड़ लेती है और धक्का लगने पर गुबेई से टकराती है। वहां पर ये झेंग उसे देख लेता है और उसके ऐसे स्टाइल के बारे में पूछता है, जिससे वह कहती है, अगर उसने उसका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। फिर वह भी गुस्से में चला जाता है। ये वो गुबेई को बोलती है तो गुबेई बिल पे करता है। बाद में उसे एंट गु कॉल करके बोलती है कि तुमने कहा था ना तुम्हें लॉ पसंद है, तो एक स्कूल में बात की है। फिर बाद में वह प्रिंसिपल से मिलती है और एक फ्रेंड को कॉल करने का बोलकर चली जाती है। गुबेई को कॉल करके फिर उसके साथ एक मीटिंग में जाने की बात करती है, जिससे इंटर्नशिप जैसा होगा, और वह भी इसके लिए मान जाता है। पर वहां पर गांव दाजुआंग की नजर अच्छी नहीं थी। जब वह लोग जाते हैं तो गुबेई फाइल भूल आता है। ये वो जाकर फाइल लाती है तो वहां पर वह बदतमीजी करने लगता है। गुबेई वहां आकर उसे पूछने पर वह गुबेई से कहता है कि उसे 5% कमीशन मिलेगा, जिससे वह साफ इनकार कर देता है। कार में ये वो पूछती है कि सच में केस छोड़ दोगे, जिससे वह हाँ कहता है। तभी उसे एक कॉल आता है, जिससे उसे बोलता है कि उसने केस का क्या किया। तो वह कहता है कि उसने दूसरे लोगों को ऑफेंड किया था, इसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ये वो काफी खुश होती है। फिर वह कहता है कि चलो ओल्ड हाउस चलते हैं। मेड के पूछने पर ये वो कहती है, हम डोर पर मिले। मेड कहती है, ये झेंग एंड एंट गु ट्रिप पर गए हुए हैं। फिर वह गुबेई की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर वहां पर मेड कबर्ड में से कपड़े दिखाती है और चूज करने को बोलती है। मेड कहती है कि एंट गु जेनरस हैं, वह कुछ नहीं बोलेंगी। वह मेड को जाने को बोलती है। एक रेड मैक्सी निकालकर वह उसे पहनकर गुबेई के पास जाती है। पहले गुबेई चला जाता है, पर बाद में आकर उसे किस करता है और पूछता है कि तुमने जानबूझकर ये पहना है ना, जिससे वह हामी भरती है। तभी मेड बोलती है, आंट गु आ गई। ये वो सोचती है कि वह तो कल आने वाली थी ना। वह अपने कपड़े ठीक करने लगती है। आंट गु वहां पर आती है। ये वो बोलती है कि मुझे कुछ डाउट थे तो मैं क्लियर करवाने आई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ। वह गुबेई की तरफ देखने लगती है
सुबह आंट गू ब्रेकफास्ट टेबल पर यूबेई से कहती है कि तुम्हें अब्रॉड में काम था ना, अगर कुछ काम है तो चले जाना, और वह ये वू से दूर रहने को बोलती है। वह कहती है, तुम्हें पता है ना कल कैसे कपड़े पहनकर तुम्हारे कमरे में थी। मेड कहती है, कल ये वू और गू बेई डोर पर मिले थे, ऐसा उसने कहा, और ये वू के कपड़े तेज बारिश की वजह से भीग गए थे, इसलिए मैंने ही कहा कि आपका कुछ पहन ले। आंट गू कहती है कि तुमने उसे कहा था। ये सब ये वो ऊपर से सुन रही थी और ऊपर चली गई। बाहर कार में गू बेई उसका इंतजार कर रहा था। ये वो उसे आकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए रुके थे, जिससे वह कुछ नहीं कहता। वह पूछती है कि क्या वह अब्रॉड चला जाएगा। गू बेई उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है कि क्या वह उसके साथ जाना चाहेगी, जिससे वह हामी भरती है। बाद में पार्किंग लॉट में वह दोनों किस करते हैं। जब ऊपर अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर सोंग निंग आई हुई थी। गू बेई उसे वहाँ पर देखकर थोड़ा रुक जाता है, फिर ये वू से कहता है अंदर जाने को। ये वू अंदर आकर सोचती है तो यही सोंग निंग है। वह कमरे में इंतजार करती रहती है पर गू बेई नहीं आता। शाम हो जाती है, उसके नहीं आने पर कॉल करती है पर नहीं लगता। वह कहती है अब तो सोंग निंग के आने के बाद वह उसका कॉल भी नहीं उठाएगा और मिलने भी नहीं आएगा, शायद सुबह तक भी नहीं आता। बाद में फिर से कॉल करती है तो सोंग निंग रिसीव करती है और कहती है कि वह शॉवर ले रहा है। वह पूछती है कि तुम कौन हो, जिससे वह सोंग निंग बताती है। बाद में गू बेई आता है और पूछता है कि किसी ने कॉल किया था, तो वह कहती है मैंने रिसीव कर लिया। वह गू बेई से कहती है उसके कपड़े खराब हो गए हैं, पर वह चला जाता है। फिर ये वुलो फर्म में आकर उसके दोस्त से पूछती है कि गू बेई कहाँ है, वह इतने दिनों से मुझसे मिला नहीं, आखिर कैसा है। वह उसे गू बेई के पास ले जाता है। हॉर्स राइडिंग जहाँ पर करते हैं, वहाँ गू बेई, उसके दोस्त स्मुकिंग और सोंग निंग होते हैं। जब वहाँ पर वह जाती है और गू बेई से कैसा है पूछती है, तो वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वह लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। वॉशरूम में जब स्मुकिंग और सोंग निंग थे, तभी ये वू आती है। सोंग निंग रुककर उसे अपने और ये वू के बारे में बता रही होती है। बाद में सोंग निंग ये वू के साथ होती है और एक हॉर्स के बारे में बता रही होती है। जैसे ही वह टच करती है, वह हॉर्स अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह दोनों गिर जाती हैं। गू बेई आकर सोंग निंग को उठाता है और हॉर्स को छूने के लिए ये वू को डांटता है। ये वो सोचती है कि अपनी व्हाइट मूनलाइट की वजह से मुझ पर गुस्सा हो रहा है और स्मुकिंग के साथ चली जाती है। बाद में ये वू कार में सोंग निंग और गू बेई के साथ होती है। सोंग निंग कहती है कि ये वू, आज जो हुआ उसे तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। गू बेई ये वू से घर छोड़ने को बोलता है। तभी सोंग निंग बोलती है मुझे भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये वू कहती है मुझे यहीं रोक दो, मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊंगी, और वह उतर कर चली जाती है। सोंग निंग कहती है क्या वह नहीं आ रही है। वह कहती है कि मैं चली गई थी, इसीलिए तुम गुस्सा हो ना, जिससे वह कहती है उन सब बातों का अभी कुछ मतलब नहीं बनता, ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं, वह तुम्हारी मर्जी थी। अब से हमें एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये वो को फिर कॉल आता है कि तुमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वह अप्रूव हो चुका है, हमने तुम्हें मेल कर दिया है, ठीक हो तो हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जब घर पर आती है तो ये जेंग एंड गू के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, उनकी काम की वजह से। वह उसे काम के लिए मना कर रहे थे। ये वू को देखकर वहां से जाने को बोलते हैं और वह भी ऊपर चली जाती है। बाद में जब वह नीचे आती है तो वह मेड और आंट गू को बात करते हुए सुनती है। आंट गू बोल रही थी मुझे ही नहीं जाना चाहिए था, मेरी ही गलती थी, अगर मैं नहीं गई होती तो हानोन नहीं मरती। ये सुनकर ये वू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मेड उसे दिलासा देती है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया, ये बातें बरसों पुरानी हो चुकी हैं, अब इसे याद करके रोने का क्या फायदा। ये सुनकर ये वू ऊपर चली जाती है, लैपटॉप ऑन करती है और उसमें कुछ देखकर डर जाती है और सो जाती है। बाद में गू बेई उसके कमरे में आता है, उसे सोता हुआ देखकर कंबल ओढ़ आता है। फिर उसे सोंग निंग का कॉल आता है। वह कहती है कि उसे डर लग रहा है, क्या वह आ सकता है, जिससे वह वहां से चला जाता है। सुबह अपने पापा के साथ वह ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसके फोन में मैसेज आता है कि जो नोवेल उसने लिखी थी उसका कॉपीराइट कोई लेना चाहता है और 3 मिलियन युआन ऑफर करता है। वह सोच रही थी कि उसके पापा का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी वही ऑथर है। ऑफिस में जाकर वह गू बेई के फ्रेंड से मिलकर बोलती है कि उसके पापा ने कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए थे। वह कहता है तो इसी बहाने चलो लंच कर लेते हैं, जिससे वह भी मान जाती है। वहाँ पर सोंग निंग गू बेई को उसकी की देती है और उसके साथ चलने को बोलती है। वह मना कर रहा था, लेकिन उसी वक्त ये वो भी आ जाती है। वह रेस्टरूम का बहाना करके चली जाती है। सोंग निंग फिर आकर उसके और गू बेई के रिश्ते का फ्लॉन्ट करती है, तो वह उसे बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और पानी फेंक देती है, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। जब वह बाहर आते हैं तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि उसके कपड़े को क्या हुआ, जिससे वह बताने ही वाली थी कि ये वो बोलती है कि अरे तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, ध्यान रखा करो। गू बेई ये सब देख रहा था। ये वो कहती है कि जियांग अंकल मैं आप लोगों के साथ लंच नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। वह वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये वू को फुयान के साथ बार में दिखाया जाता है। वह मेल मॉडल ऑर्डर करती है और बोलती है पूरे 8 लाना और उससे अच्छा लेकर आना।
उसकी फ्रेंड पूछती है, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारा कार्ड ब्लॉक कर दिया था ना। और उससे भी अच्छे का क्या मतलब? जिससे वह कहती है, तुमने जो मेटाफर नोवेल के बारे में सुना है ना, जिसे फुयान कहती है, हाँ, कितनी रोमांटिक और अच्छी है, मुझे तो वह बहुत ही पसंद है। ये वो कहती है कि वह मैंने ही लिखा है, जिससे उसकी दोस्त हैरान हो जाती है पर खुश भी होती है। वहां पर गू बेई आता है और उसे ले जाता है और कार में आ जाता है। दोनों ही चुप थे। फिर गू बेई ये वू को देखकर उसे किस करता है, ये वू भी उसे किस करती है और वह दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में उसे कॉल आता है कि सोंगनिंग ने बहुत ड्रिंक कर ली है, वह अपने होश में नहीं है। फिर ये सुनकर ये वू उसे जाने को बोलती है। वह कहती है कि आखिर गर्लफ्रेंड तो मैं हूं ना। वह चला जाता है। ये वो सोचती है कि एक मर्द के दिल में उसकी व्हाइट मूनलाइट की जगह कोई नहीं ले सकता। बाकी सब उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए अच्छे से रहना होगा। जब गूबेई वहां पर जाता है तो देखता है उसका फ्रेंड और स्मोकिंग साइड में थे और सोंगनिंग वहां पर ड्रिंक कर रही थी। वह उसे नीचे आने को बोलता है तो वह मना करती है। वह कहती है कि आखिर में मेरी गलती क्या थी, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तुम तो उसके साथ हो। गूबेई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम नीचे आ जाओ। वह कहती है कि हाँ, मैंने गलत किया पर मुझे पछतावा भी है। जब एक बार कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मुझे पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हें एक बेबी देना चाहती थी, इसलिए अब्रॉड गई और जो तुम्हारे बेबी को कैरी करे कोई वैसा ढूंढ रही थी और तुम अब उसे पसंद करते हो। माना कि मैंने उस दिन तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, पर उस टाइम गूबेई कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। सोंगनिंग कहती है, इसका मतलब तुम्हें पता था। फिर गूबेई हाँ कहता है, जिससे सोंगनिंग बोलती है, तो तुमने बताया क्यों नहीं? जिससे वह कहता है, मैंने जरूरी नहीं समझा इस बारे में। वहां पर सोंगनिंग कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को पता चलेगा तो वह लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? गूबेई कहता है, अगर उन्हें पता चलता है तो चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। वहां पर ये वो आती है और गूबेई का हाथ पकड़ती है। उसी वक्त गूबेई को कॉल आता है कि उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है। वह दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर एक आदमी बताता है कि सब कुछ ठीक था, मैडम फिल्म करके बाहर ही आई थी और आने ही वाले थे कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया। ये सब देखकर वहां पर खड़ी हुई एक औरत से पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या जानबूझकर किया गया है? वह कुछ नहीं बोलती, जिससे ये वो फिर से एक बार बोलती है कि पहले भी मेरी सारी स्टेप मदर ऐसे ही मारी गई थी, क्या ये सिर्फ हादसा है? वह औरत कहती है, हाँ, एक एक्सीडेंट है, तुम ज्यादा मत सोचो। उसका फ्रेंड बोलता है कि ये झेंग की पहली वाइफ का भी ऐसे ही डेथ हुआ था, पर तुम्हारी सिस्टर का ये सच में कोइंसिडेंस था या नहीं बता नहीं सकते, पर वह अभी सही सलामत है। वह रात भर हॉस्पिटल में वेट करती है। गूबेई और उसका फ्रेंड उसे आकर देखते हैं। उसका फ्रेंड उसे देखकर कहता है कि वह काफी थक गई होगी, इसीलिए उसे घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते हैं, फ्रेश होकर कार में बैठकर फिर से हॉस्पिटल आते हैं। कार में उसने ये वू को रिंग दिया, जिससे वह काफी खुश थी। वह फिर एंड गू को देखते हैं और वह लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर भी वह वेडिंग कैंसिल नहीं करते, जिससे वह अपसेट होती है। कार में गूबेई उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह अपसेट है, जिससे वह मना करती है। वह उसे किस करता है। उसी वक्त उसकी माँ उन दोनों को देखती है और कार आगे बढ़ाने को बोलकर हंसकर चली जाती है। वह उसे कहाँ जाने का पूछता है तो वह कहती है कि क्या तुम डेट का पूछ रहे हो? तो वह हामी भरता है। वह सुपरमार्केट चलने का बोलती है। वहां पर वह लोग सामान खरीद रहे थे। ये वू ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी एक आदमी आकर उससे हाल चाल पूछता है, जिससे गूबेई अपना हाथ छुड़ा लेता है। वह आदमी उससे पूछता है कि वह कौन है, पर वह कुछ नहीं कहता। ये वो उसे देखती रह जाती है। वह आदमी चला जाता है। घर पर आकर ये वो कुछ नहीं कहती। उसी वक्त गूबेई को मैरिज अरेंजमेंट के लिए कॉल आता है, तो ये वो उसे जाने को बोलती है। फिर वह ऑनलाइन सर्च करती है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो और अगर वह तुम्हें पब्लिक में अपना रिलेशनशिप एडमिट नहीं करना चाहता तो इसका रीजन क्या है, जिससे सब बोलते हैं कि जरूर डरपोक होगा या फिर कोई दूसरी गर्लफ्रेंड होगी, और कोई कहता है कि मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता होगा, इसीलिए सबके सामने एडमिट नहीं किया। ये सब सोचकर वह थोड़ी सी परेशान हो रही होती है। जब ये वू ओल्ड हाउस में आती है तो वह गूबेई की माँ को और ये झेंग को बात करता हुआ सुनती है। हानून मेरी एक अच्छी स्टूडेंट थी, मेरी बेटी की मैरिज अच्छी नहीं चली तो वह तुम्हारे पास चली गई और तुम्हारी मैरिज भी बिगड़ गई। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ मैं, पर अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। उसकी वजह से तुम्हारी और हानून की मैरिज लाइफ खराब हुई। वह आज इस दुनिया में नहीं है, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। जिससे ये झेंग बोलता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। वह कहता है, मैं और हानून भी ऐसे ही। उसी वक्त ये वो गूबेई को मैसेज करती है कि तुम कब मुझे अपनी मम्मा से मिलवाओगे, जिससे वह साफ साफ जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में वह फुयान से कॉफी शॉप में मिलती है। फुयान बोलती है, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम तो आज उससे मिलवाने वाली थी ना। वह कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बिजी है, वह नहीं आ पाएगा। ये वो फुयान से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारी मम्मा कैसी थी?
तो वह हामी भरती है। वह कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं कि वह कैसी दिखती थी। वह कहती है कि मैं तो उन्हें सिर्फ इमेजिन करती हूँ। वह कभी कभी मेरे सपनों में आती है। फिर से पूछती है कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अबैंडन कर दिया होता और उन्हें कोई बुली करता तो क्या होता? फुयान कहती है, ऑफ कोर्स, भले ही उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया होता, फिर भी वह मेरी माँ थी। उन्हें अगर कोई बुली करता तो मैं जरूर उनका स्टैंड लेती। फुयान फिर ये वू के हाथ को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या ये रिंग उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दी? तो ये वू खुश होकर दिखाती है। वह कहती है कि यहाँ पर तो ये नहीं मिलती, जरूर अब्रॉड से लाया होगा, ये तो लगभग 2 मिलियन की होगी। तभी वह गू बेई को मैसेज करती है। उसी वक्त उसके पापा उसे कॉल करके पूछते हैं कि वह कहाँ पर है। वह कहती है कि वह फुयान के साथ बाहर है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी आंट गू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है उनकी, जल्दी से घर आओ। फिर वह हाँ बोलकर चली जाती है। उसी रात को वह कुछ माइस घर ले जाती है और घर पर रख देती है। जब उससे मेड खाने का पूछती है तो वह कहती है कि वह खा कर आई है। मेड कहती है, मैडम डिस्चार्ज होकर आई हैं। वह अपने कमरे में जाती है। वह रात को अपनी मम्मा का सपना देखती है जिसमें कार में माइस थे। वह उनसे डर जाती है और अचानक से कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रात को अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसी वक्त ये झेंग आता है और कहता है कि ये माइस तुम ही लेकर आई हो ना? तुम्हें पता है ना कि आंट गू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम ये लेकर आई। वह पूछती है कि उन्हें इससे क्यों डर लग रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? फिर वह नीचे चलकर माफी मांगने को बोलता है। जब वह नीचे आती है तो आंट गू, ये झेंग और आयाओ बैठे थे। वह आंट गू को सॉरी बोलती है। वह कहती है कि ग्रैंडमदर ने भी मुझे बताया था कि मेरी मम्मा भी चूहों से डरती थी। फिर आयाओ बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये झेंग बोलता है कि अगर तुम यहाँ अच्छे से नहीं रह सकती तो सुडोंग भेज देंगे, वहाँ पर अच्छे से रहना। शादी तक अगर अच्छे से बिहेव करोगी तो यहाँ रखने का सोचेंगे, वरना बाहर भेज देंगे तुम्हें। अगले सीन में ये सारी बातें गू बेई को पता चलती हैं। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ये वू जितनी इनोसेंट दिखती है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वू क्लब जाती है। वह गू बेई को देखकर अंदर जाने वाली होती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि ये वू के लिए वह क्या फील करता है। वैसी लड़कियां तो सिर्फ नाइट स्पेंड करने के लिए होती हैं, उनसे सीरियस मत हो जाना। उसका एक फ्रेंड बोलता है कि हमने सुना तुमने उसे एक रिंग गिफ्ट की। गू बेई कहता है, उसका मन रखने के लिए। दूसरा फ्रेंड बोलता है, यही करना चाहिए, इधर पैसा दो और थोड़े बहुत एफर्ट्स दिखा दो, ये लड़कियां मान ही जाती हैं। इन जैसों से दिल मत लगाना। ये सब ये वू सुन रही थी और बोलती है कि गू बेई, तुम भी मुझे ऐसा समझते हो। वह वहां से चली जाती है। गू बेई अपने दोस्तों को बोलता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसका फ्रेंड बोलता है कि वह तो अपने पापा की मैरिज रुकवाने के लिए ये सब कर रही है। इस गेम में तुम क्या हो? तुम ये रिश्ता हटाकर देखो, वह अभी टीनेजर है। क्या तुम उसे पसंद करते हो? वह कुछ नहीं बोलता। फिर कहता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, किसे पता। क्लब से ये वू जाने लगती है। उसे गू बेई और उसके फ्रेंड देखते हैं। वह उसे देखते ही बहाना बनाकर चले जाते हैं। गू बेई सोचता है कि कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। वह ऐसे रिएक्ट करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं। वह कहती है कि वह उसे ढूंढने के लिए आई थी पर उसका रूम नंबर नहीं मिला तो जा रही थी। वह दोनों घर जाते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह ये वू एक स्टोर पर जाती है और बोलती है कि मेरे घर पर कोई रोज आ जा रहा है और मुझे पता ही नहीं, क्या मुझे सर्विलांस कैमरा मिलेगा? वह लेडी बोलती है, आपको तो पता है ना कि सही रीजन ना हो तो इलीगल हो सकता है। जिससे वह कहती है कि मुझे लगता है मेरे पापा मेरी मम्मा के ऊपर चीट कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वह कहती है कि अगर कुछ एविडेंस हाथों में लग जाए तो मेरी मम्मा उन्हें डिवोर्स देकर खुश रहेंगी, जिससे वह मान जाती है। फिर वह पे करके जाने लगती है। उसी वक्त वह एक ब्लैक ड्रेस देखती है और उसे पैक करवाकर घर ले आती है। जब वह आराम कर रही थी तो डोरबेल की आवाज आती है। कोई आ रहा होता है। बाहर गू बेई की माँ और उनका बटलर पासवर्ड डाल रहे थे। वह जल्दी जाकर छुप जाती है पर गलती से जो ड्रेस लाई थी वह बैग सोफा पर भूल जाती है। फिर गेट खोलकर आते हैं तो घर पर कोई नहीं होता। बटलर कहता है कि चेक कर लिया मैम, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर भी वह ओल्ड लेडी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। शियाओ जो मिंग मिंग ने कहा था कि यहाँ कोई यंग गर्ल है। वह कहती है कि नहीं, पार्किंग लॉट में गू बेई किसी लड़की को किस कर रहा था, हो ना हो वह लड़की यहीं कहीं होगी। ये सब सुनकर ये वो सोचती है कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं और गू बेई किस कर रहे थे। वह बेडरूम चेक करने को कहती है पर वह लोग कमरे में जाकर देखते हैं और वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर उसकी माँ खुश हो रही होती है कि काश उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। कुछ देर बाद गू बेई घर पर आता है। वह कहता है कि मम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बटलर बोलता है कि शॉपिंग के लिए मॉल गई थी तो सोचा यहाँ पर रेस्ट कर लेंगी। वह गू बेई से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि क्या कोई लड़की है। वह साफ मना करता है। वह फिर से कहती है कि अगर कोई है तो बोलो, तुम थोड़ी ना अपनी सिस्टर की तरह कुछ कर रहे हो, किस बैकग्राउंड की है वह लड़की, कैसी है? तो वह कहता है कि अगर कोई होती तो आपसे क्यों छुपाता, आपको जरूर बताता। कोई नहीं है, अगर बाहर कोई होगी तो उसे घर क्यों लाऊंगा, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हो, कोई नहीं है। ये सब ये वो कर्टेन के पीछे खड़े होकर सुन रही थी। फिर वह सोचती है कि मुझे लगता था कम से कम तुम मुझे थोड़ा सा ही लाइक करते होगे। ओल्ड लेडी चली जाती है। गू बेई सोफा पर उस बैग को देखता है
और उसमें उस ड्रेस को देखता है। फिर वहाँ पर ये वो आती है। गूबेई घबरा जाता है कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। वह आकर उसे किस करती है। गूबेई भी उसे किस करता है और कमरे में ले जाता है। तभी ये वो उसे रोकती है और बोलती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। फिर वह वही ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर आती है और उसे किस करती है। वह कैमरे की तरफ देख रही थी। नेक्स्ट सीन में वह दोनों पार्किंग लॉट में होते हैं और कार में एक दूसरे को किस करते हैं। गूबेई भी उसे किस करता है। वहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ था। वह दोनों कार में ही रोमांस करने लगते हैं। बाद में गूबेई बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, तुम यहीं अच्छे से रेस्ट करना। ये वो उसे थोड़ी देर ऐसे ही हग करने को बोलती है। वह भी ऐसा ही करता है। वह कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ रेस्ट करने और वह चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वह अपने और गूबेई के बीच में जो कुछ हुआ था उस दिन उसे कैमरे में रिकॉर्ड करके देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। उसे उसके पापा का कॉल आता है। वह पिक नहीं करती तो वह उसे मैसेज करते हैं। वह कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो, हम शादी के टेंशन में है अलग से, तुम भी क्या बेवकूफी कर रही हो। शादी में अच्छे से तैयार होकर आना और कुछ मेस्ड अप मत करना और सही से बिहेव करना। अगर तुम सही से बिहेव करोगी तो हम लोग सोचेंगे तुम्हें अपने पास रखने के बारे में, वरना बाहर भेज देंगे। अगर जिंदा हो तो जवाब दो। ये सब पर कर वह थोड़ा हंसती है। वह लैपटॉप में अपने और गूबेई की वही किसिंग वाली वीडियो देख रही होती है। दूसरी तरफ वेडिंग वेन्यू में सारे गेस्ट को गूबेई और उसकी सिस्टर अटेंड कर रहे होते हैं। काफी सारे लोग शादी में आए थे, सभी खुश थे। ये झेंग ये वू को कॉल लगा रहा होता है पर वह रिसीव नहीं करती, जिससे वह गुस्सा हो रहा था। ये वो अपने कमरे में रेडी होती है और मिरर में खुद को देखकर हल्की स्माइल देती है। फिर वह पास्ट को याद करती है, कैसे जब वह उस दिन रोड पर थी तब उसने आकर उसकी मदद की थी। फिर वह उस कमरे को, उस बेड को और सारी चीजों को ध्यान से देखती है और सब याद करती है। वह याद करती है कि कैसे उसने कहा था कि ये रिंग सिर्फ एक टॉय है उसे खुश करने के लिए। फिर वह सोचती है कि ये तो असली डायमंड रिंग भी नहीं है। वह रिंग निकाल देती है और एक लेटर के साथ टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। बाद में वह वेडिंग वेन्यू में जाती है और आयाओ के पास बैठती है। ये झेंग उसके पास आने ही वाला होता है कि कोई उसे रोक लेता है और उससे बात करने लगता है। वह ये वू के पास नहीं जा पाता। ये वू आयाओ के पास बैठती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह पूछती है कि क्या तुम इस मैरिज से खुश हो। वह कहता है तुम्हें इससे क्या। वह कहती है कि मैं भी इस मैरिज से खुश नहीं हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर उनकी शादी रोक सकते हैं। वह उससे मुंह मोड़ लेता है। ये वो दूसरे रूम में जाती है और बोलती है अंकल याना आपने मुझे पहचाना। वह उसे पहचान जाते हैं। वह उसका हालचाल पूछते हैं। वह कहती है कि सब ठीक है। वह उस यूएसबी को अंकल यान को देती है और बोलती है कि ये पापा ने दिया है और एग्जैक्ट मैरिज टाइम पर चलाने को बोला है। इसमें उन दोनों के कुछ अच्छे टाइम है जो वह सबको दिखाना चाहते हैं, जिससे वह हामी भरते हैं। फिर वह आती है और एक आखिरी बार ये वूगूबेई को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वह मैसेज देखता है पर कोई जवाब नहीं देता, जिससे वह टूट जाती है। वह कहती है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया। उसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है। ये झेंग स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच देता है। फिर ग्रूम के साथ ब्राइड को स्टेज पर बुलाया जाता है। वहाँ पर गूबेई और उसकी सिस्टर जाते हैं। दूर से ये वो उन्हें चीयर्स करती है। फिर होस्ट आता है और उनकी कुछ प्यारी मेमोरीज स्क्रीन पर दिखाता है। पहले ये झेंग और एंट गू की फोटोज दिखाई जाती हैं, जिससे सब खुश होते हैं। बाद में अचानक उसकी मम्मा के एक्सीडेंट की फुटेज चलती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं ये क्या है। एक्सीडेंट फुटेज के बाद वह अपने और गूबेई की वीडियो दिखाती है, घरवाली और कार वाली। इसे एंट गू, ये झेंग और वहाँ मौजूद सभी लोग देखते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपना वाइन गिरा देती है और सबके सामने स्टेज पर चली जाती है। ओल्ड लेडी शॉक में बेहोश हो जाती है। एंट गू उसे हैरानी से देखती है और ये झेंग उसे थप्पड़ मार देता है। वह पूछता है कि ये सब क्या है। फिर कहता है कि तुम में जरा भी शर्म नहीं है। वह कहती है कि आपको याद है ये ड्रेस, ये वही ड्रेस है जिसे मरते वक्त मेरी माँ ने पहना था। एंट गू ये झेंग को धक्का देकर पूछती हैं। फिर वह भी ये देखकर बेहोश हो जाती हैं। गूबेई कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करती। तुम एक टीनेजर हो जो अभी 18 साल की हुई है। तुम्हें अपने रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। वह कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। बाद में गूबेई गुस्से में घर आता है और ये वू को बुलाता है, पर घर खाली होता है। उसे उसकी रिंग मिलती है जो ये वू टेबल पर छोड़ गई थी। वह सब समझ जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त आता है और उससे पूछता है कि वह कैसा है। गूबेई चुप बैठा होता है। उसके हाथ से लेटर गिर जाता है। अगले सीन में वह बार में ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता है उसकी माँ की मौत कैसे हुई, उसे किसने मारा। वह ये झेंग की असिस्टेंट थी। उसने कहा कि ये सारी बातें हमने एविडेंस से क्लियर की हैं। तुम्हारी बहन पहले से ही ये झेंग को पसंद करती थी। जब उसके पास कोई औरत होती तो वह उसे मार देती। ये वू की माँ को भी उसी ने मारा है। वह ये सुनकर शॉक में रह जाता है।
फिर 4 साल गुजर जाते हैं। 4 सालों बाद ये वू वापस लौटती है। वह फोन पर किसी से कहती है कि मैं अपना काम पूरा करने आई हूँ। वह टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी गू बेई आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। वह कंफ्यूज हो जाती है। वह उसे उठाकर ले जाता है। वह उसे छोड़ने को बोलती है, पर वह मना कर देता है। वह उसे घर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। ये वो कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम अपना गुस्सा ऐसे निकालोगे। वह कहती है कि 4 सालों में मुझे इतना मिस किया तुमने, मुझे नहीं पता था। फिर वह उसे किस करता है और बेड पर ले जाता है। वह कहती है कि तुम काफी इम्पेशेंट हो रहे हो। वह उसे शॉवर लेने को कहती है। वह उसे चुप रहने को बोलकर फिर से किस करता है। आखिर में गू बेई और ये वू दोनों को एहसास होता है कि वह एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।